किस्मत से मिल हम तुम चैप्टर 106। भाग्य ने देखा अमन और श्री को एक साथ। दोस्तों, कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल किसी लेखक के कल्पना में रची गई एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं होता है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं, तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही पढ़ें। पनखड़ी पनखड़ी पनखड़ी। भाग्य की पकड़ ढीली हो गई थी और श्री भाग्य से 2 कदम की दूरी पर खड़ी हो गई। दोनों की आंखों में इस समय हैरानी और एक दूसरे को काफी समय बाद देखने का सुकून था। लेकिन श्री के मन में एक घबराहट ने घर कर लिया। वो एक एक कदम भाग्य से पीछे होती जा रही थी। वही भाग्य बेख्याली में बस श्री को देखे जा रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि श्री उसके सामने खड़ी है, और देखते ही देखते श्री उसकी आंखों से ओझल हो गई। श्री भाग्य से पीछे होते होते सड़क पर अंधेरे की तरफ भागते हुए चली जा रही थी। जब श्री बिल्कुल अंधेरे में गायब हो गई, तब जाकर भाग्य को होश आया कि अभी यहाँ उसके सामने श्री खड़ी थी, लेकिन इस कुछ ही पलों में वो उसकी आंखों से ओझल हो गई। भाग्य के मन में बेचैनी होने लगी। वो 2-4 कदम और आगे आया और उसे अंधेरे में श्री को ढूंढने लगा। तभी उसके पीछे एक गाड़ी की हॉर्न बजी। भाग्य ने पीछे पलट कर देखा तो एक ड्राइवर बाहर निकलते हुए कहता है, अरे साहब, आप यहाँ क्यों आ गए? मैंने आपसे कहा ना 2 मिनट रुकी, गाड़ी अभी सही हो जाएगी। आइए बैठिए, गाड़ी सही हो गई। चलिए मैं आपको होटल छोड़ देता हूँ। भाग्य जल्दी से गाड़ी में बैठता है और कहता है, होटल नहीं जाना, इस सड़क पर सीधे चलो। भाग्य के कहने पर ड्राइवर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है और सड़क पर सीधे भगा देता है। गाड़ी की हेडलाइट से सड़क देखने में मदद मिल रही थी, लेकिन भाग्य इस सड़क पर बस श्री को देखना चाहता था। वो काफी आगे आ गया था, लेकिन श्री उसे फिर भी नहीं दिखाई दी। भाग्य ने यहाँ वहाँ बेचैनी से नजर घूमते हुए कहा, नहीं श्री नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। यूं मेरे सामने आकर तुम बिन मेरे सवालों के जवाब दिए नहीं जा सकती हो। भाग्य को बहुत घबराहट हो रही थी। उसे बस इस समय श्री अपने सामने चाहिए थी। उस एक पल के लिए जब उसने श्री को अपने पास देखा था, तो ऐसा लगा जैसे कि सारी दुनिया उसके सामने है। भाग्य बाबू, 2 दिन पहले तक तो ये डायलॉग मरते थे कि मैं श्री से नफरत करता हूँ। श्री के लिए मेरे दिल में अब कोई जज्बात नहीं है। श्री से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और अब उसे अपने सामने देखकर पागल हो रहे हो। स्माइल। भाड़ में गया वह सारा डायलॉग, और जितनी नफरत मन में पाल रखी थी, तो श्री की एक झलक ने वह सारी मटिया मेट कर दी। और अब बस रह गया है तो बस सुकून, जो भाग्य को श्री के पास आकर ही मिलेगा। स्माइल स्माइल। श्री जल्दी से अपने घर आती है और दरवाजा बंद करते हुए उसे टिक जाती है और अपनी बेकाबू सांसों को संभालती है। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे सड़क से घर तक का रास्ता उसने इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया। श्री ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपनी धड़कनों को महसूस किया। श्री वहां से सीधे ऊपर की तरफ दौड़ती है और सुभाश्री के कमरे में जाती है। सुभाश्री इस समय अपने प्यार से टेडी बेयर को गले से लगाकर सो रही थी। श्री सुभाश्री के पास जाती है और उसके सर के पास बैठते हुए उसे देखते हैं। अचानक से श्री की आंख भर आई। उसने सुभाश्री को देखते हुए कहा, सुभाश्री बेटा, आज आपके पापा मिले हैं थे मुझे। इतने साल बाद मैंने आज आपके पापा को देखा है। पहले से ज्यादा कमजोर हो गए हैं। आपके पापा की बहुत बुरी आदत है, वो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं। पता है सुभाश्री, आपके पापा को देखकर एक पल के लिए मेरा दिल घबरा। अगर वह आपको मुझसे छीन कर ले गई तो मेरे पास एक आप ही तो हो जिसके सहारे में जीती हूँ। अगर आप भी मुझसे दूर चली जाएगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? बच्चे, उनके पास तो उनकी माँ है जिसके लिए वह जी रहे हैं, पर मेरे पास सिवाय आपके और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपके पापा से दूर भाग गई। मैं उनका सामना नहीं कर पा रही थी, लेकिन यूं अचानक आपके पापा का मेरे सामने आना, मुझे समझ नहीं आ रहा सुभाश्री, मैं क्या करूं? श्री के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
वहीं दूसरी तरफ भाग्य अपने होटल के कमरे में इधर उधर टहल रहा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना है। श्री उसके सामने थी और वह कुछ नहीं कर पाया। भाग्य ने सोफे पर बैठा और खुद का सर पकड़ते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। श्री इतनी आसानी से नहीं जा सकती है। उसे मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे कि क्यों उसने मुझे छोड़। नहीं श्री, तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ सकती हो। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। एक गलती तुमने पहले की थी और अब मैं बहुत ही दोबारा दोहराने नहीं दूंगा। बस अब बहुत हुआ। अगर तुम शहर में हो तो समझ लो तुम मेरी पहुंच में हो। ऐसा कहते हुए भाग्य सोफे से खड़ा होता है और अपना फोन निकलते हुए किसी को फोन करता है। दूसरे दिन सुबह अमन श्री के घर आया हुआ था। वह आराम से बैठकर मजे से यशोदा आंटी के बने हाथ का नाश्ता खा रहा था और उनसे कहा, आंटी आप सच में बहुत अच्छा नाश्ता बनाती है, इसलिए तो जब देखो तब मुंह उठाकर मैं यही चलता हूँ। यशोदा आंटी ने हंसते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है अमन, मैं तो कहती ही हूँ तुम अकेले क्यों रहते हो, यही आ जाया करो। अमन कहता है, सोच तो रहा हूँ कि मैं भी यही आ जाऊँ, टेम्पररी नहीं परमानेंट। तभी अमन के कानों में सुभाश्री की आवाज आती है जो सीढ़ी पर खड़े होते हुए अमन को जोर से चिल्लाकर रहती है, पार्टनर तुम आ गए। अमन भी जब सुभाश्री को देखा है तो अपनी बाहें फैलते हुए उसे कहता है, हाँ मेरी जाना मैं आ गया। सुभाश्री जल्दी से सीढ़ियों से उतरती है और भागकर अमन की गोदी में चढ़ जाती है। अमन भी उसे 2 बार अपनी गोदी में लिए घूमता है और फिर उसके माथे पर को चुनते हुए कहता है, कैसी है मेरी जाना। सुभाश्री मुस्कुराते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ पार्टनर। तभी श्री सुभाश्री का बैग लेते हुए सीढ़ियों से नीचे आती है और उसका बैग टेबल पर रखते हुए कहती है, सुभाश्री नीचे उतरो, अमन के कपड़े खराब हो जाएंगे। अमन सुभाश्री को ठीक से अपनी गोद में लेकर बैठता है और श्री को देखकर कहता है, अरे रहने दो ना, अगर कपड़े खराब होते भी है तो कौन सी बड़ी बात है, और वैसे भी दाग अच्छे हैं, टंग आउट। उसके ये कहने पर अमन और सुभाश्री दोनों एक दूसरे को हाई फाई देकर हंसने लगते हैं और श्री ना में अपना सर हिलाती है। अमन श्री के चेहरे पर परेशानी भाप ली। उसने सुभाश्री को ठीक से टेबल पर बिठाया और खुद श्री के पास जाते हुए कहता है, क्या बात है श्री, परेशान नजर आ रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा काम का प्रेशर है। अमन हंसते हुए कहता है, अरे तो तुम्हें किसने कहा काम का प्रेशर लेने के लिए, छोटी सी गिफ्ट शॉप की दुकान है, चली चली नहीं चली नहीं चली। श्री कुछ नहीं कहती है और चुपचाप सुभाश्री का बैग सेट करते रहती है। तभी अमन अपने दोनों हाथ बनते हुए कहता है, समझ गया, बहुत दिन हो गए तुमने कम से छुट्टी नहीं ली, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। श्री कहती है, ऐसा कुछ नहीं है अमन, मुझे कोई छुट्टी नहीं चाहिए। अमन कहता है, अरे ऐसे कैसे छुट्टी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, आज ही तुम छुट्टी लोगी। सुभाश्री भी कुर्सी से खड़ी हो जाती है और श्री को देखते हुए कहती है, मम्मी प्लीज आज आप ऑफ ले लो ना, और जब मैं स्कूल से वापस आ जाऊंगी ना तो हम दोनों मिलकर हम मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेंगे। श्री ने सुभाश्री को आंख दिखाते हुए कहा, नहीं सुभाश्री बिल्कुल नहीं, तुम आजकल बहुत ज्यादा बाहर का खाने लगी हो। तो अमन ने श्री को रोकते हुए कहा, अरे कहाँ खा रही है, देखो मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है। तुम ना श्री मेरी जानू को कुछ खिलाती नहीं हो, देखो वह कितनी कमजोर हो गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज तुम छुट्टी लोगी और सुभाश्री के स्कूल से वापस आने के बाद हम सब अन्य के फेवरेट रेस्टोरेंट चलकर चाइनीज खाएंगे। सुभाश्री खुश होते हुए कुर्सी पर कूदती है और ताली बजाते हुए कहती है, यह आज हम चाइनीज खाएंगे। स्माइल। सुभाश्री को खुश होता देख श्री के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी, पर दिल के किसी कोने में उसे भाग्य का डर सता रहा था। सुभाश्री अमन के आगे बाइक पर बैठ जाती है और बाइक की टंकी को बजने लगती है, और हर बार की तरह श्री ने अपने और अमन के बीच अपना बैग लगाया हुआ था। अमन बाइक स्टार्ट करता है और वह सब रेस्टोरेंट की तरफ चल देते हैं।
श्री, अमन और सुभाश्री अक्सर इस रेस्टोरेंट में आते थे, इसलिए मैनेजर उन सबको पहचानता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सुभाश्री असल में बस श्री की बेटी है। वो तो यही समझता था कि सुभाश्री अमन और श्री की बेटी है। वो इन लोगों को ऐसा फैमिली ही ट्वीट करते थे। मैनेजर ने जैसे ही अमन और श्री को देख मुस्कुराते हुए उनके पास गया, क्योंकि ये उनके रेगुलर कस्टमर थे। हेलो सर, काफ़ी दिनों बाद आए हैं आप लोग। अमन कहता है, हाँ, वह शहर से बाहर कुछ काम था तो इसलिए मैं आ नहीं पाया। मैनेजर हल्का सा झुकता है और सुभाश्री के माथे पर हाथ रखते हुए कहता है, और बच्चे कैसे हो आप? सुभाश्री कहती है, मैं ठीक हूँ अंकल। मैनेजर मुस्कुराते हुए सुभाश्री से कहता है, तो आज हमारी छोटी सी कस्टमर को क्या स्पेशल खाना है? सुभाश्री अपनी काजल सनी आंखों को टिमटिमाते हुए कहती है, मुझे नूडल और व्हाइट सॉस पास्ता खाना है, लेकिन उसमें एक भी वेजिटेबल मत रखना। अगर एक भी वेजिटेबल हुआ ना तो मैं नहीं खाऊंगी। मैनेजर मुस्कुराता है। श्री ना में अपना सर हिलाती है और मैनेजर को देखकर कहती है, पता नहीं कैसी आदत है इसकी, पास्ता में वेजिटेबल ही पसंद नहीं है इसे। मैनेजर कहता है, इट्स ओके मैडम, हर किसी की खाने में अपनी अपनी पसंद होती है। और वैसे भी ये तो हमारे रेस्टोरेंट की सबसे क्यूट कस्टमर है। इनकी फरमाइश पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? अमन श्री और सुभाश्री को लेकर एक टेबल पर बैठ जाता है और वेटर उनका ऑर्डर लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर में उनका खाना आ जाता है। श्री ने हमेशा की तरह वेजिटेबल सूप ही मंगवाया था, क्योंकि उसे मालूम था सुभाश्री पूरा पास्ता नहीं खत्म कर पाएगी और अंत में ये खाना उसी को खाना पड़ेगा। सुभाश्री मजे से अपना खाना फिनिश कर रही थी। वो अपने हाथ से कभी श्री को खिलाती तो कभी अमन को। श्री इस कुछ देर में अपनी सारी टेंशन्स भूल गई थी। वो मजे से अपनी बेटी के साथ अपना क्वालिटी टाइम बता रही थी। लेकिन यहाँ पर दो आंखें थी जो इस समय श्री के टेबल को बहुत ही गुस्से में घूर रही थी। उसे शख्स की टेबल पिलर के दूसरी तरफ लगी थी, इसीलिए श्री का ध्यान उसे तरफ नहीं गया। तभी मैनेजर उसे टेबल पर आता है और कहता है, सॉरी मिस्टर जयदेव, वो हमारे रेगुलर कस्टमर आए थे। मैं बस उन्हें हेलो करने गया था। उस टेबल पर इस समय कोई और नहीं बल्कि भाग्य ही बैठा था, जो श्री और अमन को तब से नोटिस कर रहा था जब से वह दोनों इस रेस्टोरेंट में आए थे। और उसके गुस्से की हद तक नहीं रही जब उसने उनके साथ एक छोटी बच्ची को देखा। भाग्य की नजरें बस अमन और सुभाश्री पर थी जिसे वह घूर रहा था। मैनेजर ने कहा, यकीन नहीं होता मिस्टर जयदेव, आप मुंबई से यहाँ पर बस एक छोटे से प्रोजेक्ट के चलते आ गए, वरना आप जैसे लोगों से मिलना कहाँ नसीब हो पता है। भाग्य ने श्री की टेबल को घूरते हुए कहा, वह जो लोग अभी आपसे मिल रहे थे, वह लोग कौन है? बहुत अच्छे से जानते हैं आप उन्हें। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए एक बार अमन, श्री और सुभाश्री की तरफ देखते हुए कहा, अरे ये सर, ये तो हमारे रेगुलर कस्टमर है। बहुत ही प्यारी फैमिली है, अक्सर यहाँ खाना खाने आता है। और उनकी बेटी, वह तो बहुत ही क्यूट है। उनकी बेटी, यह शब्द जैसे भाग्य के कानों में शीशे की तरह घुल गए थे। उसका दिल इस समय गुस्से से भर गया था और आंखों में अंगारे दहक रहे थे। श्री किसी और आदमी के साथ है और उसे एक बच्चा भी है। भाग्य का दिल कांप रहा था, उसके शरीर इस समय 1000 सुई महसूस कर रही थी। 107 मेरी छुअन से वाकिफ हो। पनखड़ी पनखड़ी पनखड़ी। हर बार की तरह इस बार भी सुभाश्री ने चाइनीज फूड ऑर्डर कर दिया, पर उसे पूरा खत्म नहीं किया और अंत में हरकर यह सारा खान श्री को ही खाना पड़ा। पास्ता को खत्म करते हुए श्री ने अमन को देखकर कहा, अमन, इसका ख्याल रखना, मैं वॉशरूम होकर आकर आता हूँ। अमन ने मुस्कुराता है और हमें सर हिलता है। श्री वहां से उठती है और सीधे वॉशरूम की तरफ चली जाती है। श्री वॉशरूम यूज करके वापस जाने के लिए मुड़ती है कि तभी कोई उसे खींचकर दीवार पर लगा देता है और वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देता है। इस अचानक से हुए हादसे से श्री डर जाती है, पर इससे पहले वह चिल्लाती अपने सामने खड़े भाग्य को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फट जाती है। फ्लश्ड। लेकिन भाग्य के चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं थे, पर हाँ, उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। श्री का चेहरे पर एक डर पसर गया और उसने घबराते हुए कहा, भाग्य, आप
भाग्य ने एक हाथ से श्री की कमर को पकड़े हुए उसे दीवार पर प्रेस करते हुए कहा, तो इसलिए मुझे छोड़कर आई थी। भाग्य ने इतनी जोर से श्री की कमर को दबाया था कि श्री के शरीर में एक दर्द की लहर दौड़ पड़ी और उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने भाग्य को देखते हुए कहा, भाग्य छोड़िए मुझे। भाग्य ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, छोड़ दूं जैसे तुमने मुझे छोड़ दी। श्री ने फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भाग्य छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। भाग्य ने भी गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा, मुझे भी बहुत दर्द हुआ जब मैंने देखा कि तुमने मुझे यहाँ छोड़कर अपनी एक नई दुनिया बसा ली है। श्री की आंखों से आंसू झर-झर बहने लगे, लेकिन यह आंसू उसके दर्द की वजह से नहीं बल्कि यह सोचकर बह रहे थे कि भाग्य को ये लगता है कि उसने भाग्य को छोड़कर यहाँ एक दूसरी दुनिया बसा ली है। क्या इतना ही समझ पाया था भाग्य श्री को? श्री के होंठ का कांप रहे थे, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। आखिर बोलती भी कैसे? भाग्य ने उसके शब्दों को मौनजो कर दिया था। भाग्य जैसे कि श्री के कुछ कहने का इंतजार कर रहा हो, लेकिन उसे पता था कि श्री अब कुछ नहीं बोलेगी। उसकी आंखों से बह रहे हैं आंसू भाग्य के दिल को बेचैन कर रहे थे।